राजनीति के बड़े, कितने खोटे कितने खरे। 2. राजेंद्र चंद्रकांत राय, दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह इन दिनों राज्यसभा सदस्य और अभा कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। 1969 में दिग्विजय सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अपने गृहनगर राघोगढ़ की नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में की थी। राजघराने के होते हुए भी जनता के साथ सहजतापूर्ण व्यवहार करने के कारण जल्दी ही वे खासे लोकप्रिय हो गए थे। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि वे जो कहते उसे लोग सिर माथे पर लिया करते थे। इसे देखकर श्रीमती विजय राजे सिंधिया ने उन्हें जनसंघ में आने का निमंत्रण भी दिया था, परंतु वे उनके साथ नहीं गए। उनके कांग्रेस में आने का किस्सा भी दिलचस्प है। वे दोबारा नगर पालिका के अध्यक्ष बने और मुख्यमंत्री श्याम चरण शुक्ल को एक समारोह में राघोगढ़ आमंत्रित करने भोपाल पहुंचे थे। शुक्ल ने उनसे कहा कि तुम नौजवान हो, इसलिए ये अच्छा होगा कि युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रामेश्वर निखरा को आमंत्रित करो। वे आपातकाल वाले दिन थे और रामेश्वर निखरा एक रसूख मुख्यमंत्री के बाद दूसरे क्रम वाला माना जाता था। दिग्विजय सिंह उन्हें राघोगढ़ ले गए और उनके स्वागत में शानदार जुलूस निकाला। उस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। 1947 में जन्मे दिग्विजय सिंह इंजीनियरिंग स्नातक हैं। उन्हें क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश और टेनिस जैसे खेलों में इंदौर विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया था और सेंट्रल इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप भी जीती थी। 1977 में वे कांग्रेस की ओर से राघोगढ़ से विधायक चुने गए। 1980 में भी वे विधायक बने और अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल किए गए थे। 1984 में राजगढ़ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और 1985 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। 1989 में भाजपा के प्यारेलाल खंडेलवाल से वे पराजित हो गए थे, परंतु उन्हें ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ा और 1991 में वे फिर से सांसद चुन लिए गए थे। 1993 में वे मुख्यमंत्री चुने गए। उन्होंने लोकसभा सदस्यता को त्याग कर विधानसभा चुनाव लड़ा था। मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल पूरा करने के बाद उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और वे 1998 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। वे 3 बार कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे। 2003 में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव से पराजय हो जाने पर उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए संकल्प ले लिया था कि वे 10 सालों तक किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। उन्होंने अपने संकल्प का निर्वाह भी किया। 2014 में वे राज्यसभा सदस्य बने और अभा कांग्रेस कमेटी के महासचिव मनोनीत किए गए। पार्टी के महासचिव होने के कारण वे ओडिशा, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा राज्यों के प्रभारी रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में सांप्रदायिकता के मुखर विरोधी दिग्विजय सिंह के मुकाबले में भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैदान में उतारा था, जबकि उन पर अपने ही एके संघी साथी की हत्या कराने के आरोप सहित अन्य संगीन आरोप थे। इस हत्या के आरोप में भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। वे जेल में भी रह चुके हैं। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह पराजित हो गए थे। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री के रूप में अनेक जनहितैषी काम किए। पंचायती राज संस्थानों की स्थापना, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन, शिक्षा गारंटी योजना, अस्पताल सेवाओं और स्वास्थ्य वितरण प्रणाली में सुधारात्मक उपाय किए। उनके कार्यकाल में जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम को उनका अपूर्व योगदान मिला। उन्होंने राजीव गांधी वाटरशेड मिशन बनाया और पानी की रोकथाम के लिए योजनाएं चलाईं। उसी के कारण प्रदेश को पानी की किल्लत से छुटकारा मिला। ग्रामीण रोजगार खुला और खेती करने वालों की अतिरिक्त आमदनी शुरू हो सकी थी। इसके अलावा जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, रोग कल्याण समिति और जन स्वास्थ्य रक्षक अग्रिम सरकारी प्रणालियां भी उन्होंने आरंभ कराई थीं। उनके कार्यकाल में 2 बुरे कारणों के लिए उन्हें उत्तरदायी माना जाता है। एक तो बिजली की प्रदेशव्यापी कमी और दूसरा स्कूलों कॉलेजों को मिलने वाले अनुदान का समापन। हालांकि दोनों के लिए जिम्मेदारी किसी और की थी, पर मुख्यमंत्री होने के नाते उन पर ही इसका ठिकरा फूटा था। अधिकांश बिजली संयंत्र छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित हुए थे, जो अलग राज्य बन जाने पर छत्तीसगढ़ के हो गए थे। वहां के कांग्रेसी मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपनी अतिरिक्त बिजली मध्य प्रदेश को न देकर उन राज्यों को दी जहां भाजपा सरकारें थीं। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और केंद्र से प्रदेश को मिलने वाला धन रोक दिया गया था, जिसके चलते महंगे दामों पर बिजली नहीं खरीदी जा सकती थी। दूसरे के लिए कांग्रेस अलाकमान के चहेते और प्रदेश के कड़क वित्त मंत्री जिम्मेदार थे, जो मानते थे कि अशासकीय शिक्षा संस्थानों को अनुदान देना सरकार का काम नहीं है। इन्हीं 2 बड़ी कमियों के लिए जिम्मेदार बताकर ही भाजपा ने उन्हें श्रीमान बंटा ढार कहकर उमा भारती के नेतृत्व में चुनाव जीता था।
उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में स्कूलों का अनुदान जारी करने का वादा किया था और सरकार बनने पर मुकर गई थी। जल्दी ही वे पद से हट गईं और फिर उन्हीं के आला नेताओं के द्वारा राजनीति के हाशिए पर पहुंचा दी गईं। दिग्विजय सिंह सबसे ज्यादा दौरे करने वाले, कार्यकर्ताओं से सीधा संबंध रखने वाले और प्रदेश की तासीर को सबसे ज्यादा समझने वाले राजनेता हैं। उन्होंने 2017 में नर्मदा परिक्रमा की ओर पंगत में संगत कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश का दौरा किया था। कमलनाथ सरकार के निर्माण में नींव के पत्थर वाला योगदान उन्हीं का रहा। इस बार दिग्विजय सिंह ने दिल्ली से अपने लिए उन 66 विधानसभा क्षेत्रों का दायित्व पाया है जहां पर कांग्रेस लगातार 4 बार से चुनाव हारती रही है। नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के बड़े कद वाले नेता हैं। इन दिनों वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। वे बड़बोले राजनीतिक नहीं हैं, शालीन और संयमी हैं। बेवजह बयान देना और स्तरहीन भाषा का प्रयोग करना उन्हें नहीं आता। वे सिंधिया राजघराने के खिलाफ निरंतर संघर्ष में रहे हैं, परंतु अब जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में पहुंच गए हैं, ग्वालियर चंबल इलाके में भाजपा के नेताओं के सामने संकट पैदा हो गया है। जिनके विरोध में उनकी राजनीति को एक छवि और मुकाम हासिल हुआ था, अब उन्हीं को सिर पर उठाकर घूमना उन्हें कैसे गवारा हो सकता था। पर भाजपा की राजनीति ने अपनी परिचित शैली में करवट ली है और सिंधिया का उपयोग करने और उन्हें घर का न घाट का बना देने के बाद तोमर को फिर से वही स्थान मिलने लगा है जिसके वे हकदार हैं। 1957 में जन्मे तोमर स्नातक हैं और छात्र राजनीति से आए हैं। वे अपने कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत ग्वालियर नगर निगम के पार्षद के रूप में की थी। 1977 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। 1996 में उन्हें युवा मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1998 में ग्वालियर से विधायक बने और 2003 में दूसरी बार चुनाव भी विधानसभा का चुनाव जीता। उन्होंने उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडलों में रहकर अनेक महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के तौर पर उल्लेखनीय कार्य किए। 2008 में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने। राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद वे पहली बार मुरैना संसदीय क्षेत्र से 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए तो उन्होंने तोमर को महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी से नवाजा। नरेंद्र सिंह तोमर को उनकी विशेष संगठनात्मक क्षमता के लिए पहचाना जाता है। इसके अलावा वे एक चुस्त प्रशासनिक मेधा वाले राजनेता भी हैं। साल 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने उन्हें उत्कृष्ट मंत्री के रूप में सम्मानित भी किया था। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें विधायक बनाने के लिए भाजपा आलाकमान ने उतारा है। भाजपा ने इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये वही भाजपा है जो 2008 और 2013 में कांग्रेस से पूछती रही है कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के बिना चुनाव क्यों लड़ रही है। क्या उसके पास मुख्यमंत्री बनने लायक चेहरा नहीं है? क्या कांग्रेस में इतनी गुटबाजी है कि वो किसी को चेहरा बनाने से डरती है? भाजपा ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों से ऐसे कई बड़े कद वाले नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है जिनके बारे में आपको लग सकता है कि वे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इनमें तोमर के अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता भी शामिल हैं। पर मोदी शाह की जोड़ी क्या करेगी, इसका आभास भी किसी को नहीं होता। भाजपा के जीतने पर हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति ही मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए जिस पर किसी की निगाह ना हो। अभी तो बड़े कद वाले नेताओं को चुनाव लड़ाने का एक संदेश ये भी माना जा रहा है कि भाजपा को अपनी जीत के प्रति संदेह है।